अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहिल के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहिल हैं, हर मरहले के दौरान क्या-क्या होता है। तो आइए चलते हैं क्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आप आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहिल की तफ़सील जानेंगे। हम जानेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पूरा का पूरा अमल है, इसके जो मुख्तलिफ मरहले हैं, वो कौन से हैं। तो पहले हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के मुकम्मल अमल के सारे मरहलों के नाम लिख लेते हैं, फिर उन मरहलों की हर मरहले की हम तफ़सील मरहलावार जानेंगे। तो पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहिल के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला मरहला जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो क्या है, उनके हम नाम लिखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी मराहिल के नाम मंदरजा झैल हैं। तो पहले हम तमाम मराहिल के नाम लिखने वाले हैं। सबसे पहले मरहले का नाम है दिलचस्पी का जीन अलहदा करना। सबसे पहले मरहले में दिलचस्पी के जीन को अलहदा किया जाता है। दूसरे मरहले में दिलचस्पी के जीन को अलहदा करने के बाद दूसरे मरहले में जीन को जो अलहदा किया गया है वेक्टर में डाल दिया जाता है। जीन को वेक्टर में डालना। इन तमाम मराहिल की तफसील हम पढ़ेंगे। तीसरा जो मरहला है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए को मेजबान जानदार में मुंतकिल करना। चौथा मरहला है विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार, जिसको जीएमओ भी कहते हैं, विरासती तौर पर तब्दील शुदा जानदार में नशुनमा। चौथा मरहला है और आखिरी मरहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग का दिलचस्पी के जीन का काम करना। तो ये 5 मरहले हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के। इन पांचों मरहलों की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मरहला जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो है दिलचस्पी का जीन अलहदा करना।
दिलचस्पी के जीन को अलहदा करने से क्या मुराद है? दिलचस्पी का जीन ऐसा जीन होता है जिसको हमने डीएनए से अलहदा करना होता है, उसे हमारी दिलचस्पी का जीन कहते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करते हैं कि हमारी दिलचस्पी का जो जीन है वो इंसुलिन जीन है, और वो इंसुलिन जीन इंसान के जिस्म में मौजूद है। तो इंसान के जिस्म के सेल्स में इंसुलिन जीन है जो हमारी दिलचस्पी का जीन है। और जीन हम जानते हैं कि ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और जीन क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, और ये जीन जो कि क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं ये डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो वो जो क्रोमोसोम पर इंसुलिन जीन है वो हमारा दिलचस्पी का जीन है। हमने उस दिलचस्पी के जीन को क्रोमोसोम से अलहदा करना है। तो पहला मरहला जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो है दिलचस्पी के जीन को अलहदा करना। ये कैसे करेंगे? ये इंसानी सेल है, ये इंसान का सेल है। इंसान का ये जो सेल है इसमें क्रोमोसोम्स भी हैं, लेकिन सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स हैं। ये वो क्रोमोसोम्स हैं। इंसान के सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पड़े हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स पर हमारा दिलचस्पी का जीन यानी इंसुलिन जीन मौजूद है। तो कैसे दिलचस्पी के जीन को इन क्रोमोसोम से अलहदा करेंगे, ये जानते हैं। इन क्रोमोसोम को जिनमें हमारा दिलचस्पी का जीन यानी इंसुलिन जीन है सेल से निकालेंगे। ये मैंने क्रोमोसोम को इंसानी सेल से निकाला, ये वो क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम के अंदर दिलचस्पी का जीन है जिसको मैंने पीले रंग से जाहिर किया है। ये दिलचस्पी का जीन है। ये इंसान का क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम पे ये दिलचस्पी का जीन है। ये दिलचस्पी का जीन है इंसान के क्रोमोसोम। तो सबसे पहले दिलचस्पी के जीन की शनाख्त करना पड़ती है कि वो क्रोमोसोम में कहाँ मौजूद है। क्रोमोसोम में ऊपर मौजूद है, दरमियान में मौजूद है या नीचे मौजूद है। तो सबसे पहले जो जेनेटिक इंजीनियर होता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहा होता है, वो जेनेटिक इंजीनियर डोनर के सेल के अंदर दिलचस्पी के जीन की शनाख्त करता है। डोनर कहते हैं उस जानदार को जिसने अपना डीएनए देना होता है, या डीएनए का टुकड़ा जिसे जीन कहते हैं वो किसी दूसरे जानदार को देना होता है, या हमने जिस जानदार से डीएनए का छोटा सा टुकड़ा यानी जीन निकाल कर किसी दूसरे जानदार में दाखिल करवाना होता है। तो जिस जानदार से हमने जीन निकालना होता है, जिसने अपना जीन देना होता है किसी दूसरे जानदार को, उसे डोनर जानदार कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियर क्या करेगा? वो डोनर जानदार के क्रोमोसोम या डीएनए में सबसे पहले दिलचस्पी के जीन की, जो जीन चाहिए उसे दिलचस्पी का जीन कहते हैं, उसकी शनाख्त करेगा। शनाख्त करने के बाद जब पता चल जाएगा कि दिलचस्पी का जीन क्रोमोसोम के ऊपर, दरमियान या नीचे है, जब भी पता चल जाएगा कि दिलचस्पी का जीन क्रोमोसोम में कहाँ है, पता चलाने के बाद, शनाख्त करने के बाद, इस दिलचस्पी के जीन को क्रोमोसोम से जुदा किया जाएगा, अलहदा किया जाएगा। और दिलचस्पी के जीन को क्रोमोसोम से अलहदा करने के लिए ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, और उन एंजाइम्स को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है ये हम लिख लेते हैं।
तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस ये क्या होते हैं? ये ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कि दिलचस्पी के जीन को, जो कि शनाख्त हो चुका है कि वो क्रोमोसोम में कहाँ है, उस दिलचस्पी के जीन को क्रोमोसोम से अलहदा कर लेते हैं। तो ये दिलचस्पी का जीन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस इन एंजाइम्स के ज़रिए क्रोमोसोम से अलहदा कर लिया जाएगा। तो ये जो दिलचस्पी का जीन है ये क्रोमोसोम से अलहदा हो चुका है, और जिस एंजाइम को, जिस मॉलिक्यूल को हमने दिलचस्पी के जीन को क्रोमोसोम से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल किया उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। तो ये कौन सा एंजाइम होता है, ये कौन सा मॉलिक्यूल होता है? ये दिलचस्पी के जीन को डोनर के क्रोमोसोम से काट कर अलहदा करता है, ऐसे एंजाइम को, ऐसे मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस कहते हैं। तो जैसे ही ये जो क्रोमोसोम, इंसानी क्रोमोसोम था, उससे दिलचस्पी के जीन यानी इंसुलिन के जीन को अलहदा कर लिया जाएगा, तो ये पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। अब दूसरा मरहला, जिसे जीन को वेक्टर में डालना कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो दूसरा मरहला है जीन को वेक्टर में डालना, ये दूसरा मरहला। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर ऐसी चीज को कहते हैं जो दिलचस्पी के जीन को डोनर से मेज़बान में मुंतकिल करते। डोनर जानदार ऐसा जानदार होता है जिससे हमने जीन निकालना होता है, जिससे हमने जीन को अलहदा करना होता है, जिसके क्रोमोसोम से हमने जीन को अलहदा करना होता है, उस जानदार को डोनर जानदार कहते हैं। जबकि वो वाला जानदार जिसमें हमने दिलचस्पी के जीन को दाखिल करना होता है, या जिस जानदार में हमने दिलचस्पी के जीन को मुंतकिल करना होता है, उस जानदार को मेज़बान जानदार कहते हैं। तो मेज़बान जानदार में दिलचस्पी के जीन को मुंतकिल करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को वेक्टर कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम हाथों से जीन्स को अलहदा करें और हाथों से उन जीन्स को पकड़कर मेज़बान या दूसरे जानदार के जिस्म में डाल दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। जीन बहुत छोटे हैं, उनको हम देख भी नहीं सकते, हाथों से पकड़ना तो कुजा, बहुत दूर। तो जीन को वेक्टर में कैसे डाला जाता है? जीन को वेक्टर में डालने के लिए, और वेक्टर है क्या? वेक्टर ऐसा मॉलिक्यूल है जो दिलचस्पी के जीन को मेज़बान जानदार में लेकर जाएगा, वहाँ मुंतकिल करेगा। वेक्टर क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। वेक्टर ऐसा मॉलिक्यूल जो दिलचस्पी के जीन को मेज़बान, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसी चीज़ जो दिलचस्पी के जीन को मेज़बान जानदार में मुंतकिल करे, उसको हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर की दो मिसालें हैं। वेक्टर की एक मिसाल है प्लाज्मिड और दूसरी है बैक्टीरियोफेज। ये दोनों वेक्टर के तौर पर अमल करते हुए दिलचस्पी के जीन को, जो कि इंसान के क्रोमोसोम से अलहदा किया गया था, ख़ास किस्म के एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए, जिन्हें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा था, ये वेक्टर ये पहले तो दिलचस्पी के जीन को अपने साथ जोड़ेंगे और अपने साथ जोड़कर उस दिलचस्पी के जीन को
जानदार दूसरे मेज़बान जानदार में ले जाएंगे, मुंतकिल कर देंगे। तो दिलचस्पी का जीन वेक्टर के साथ कैसे जुड़ता है, दिलचस्पी के जीन को वेक्टर में कैसे डाला जाता है, ये हम जानते हैं। तो वेक्टर जैसा कि मैंने आपको बताया प्लाज्मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज, ये दोनों दिलचस्पी के जीन को मेज़बान जानदार तक मुंतकिल कर सकते हैं। प्लाज्मिड क्या है? ये अगर मैं बैक्टीरिया बनाऊं, ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया ही वो जानदार है जिसमें हमने अपना दिलचस्पी का जीन मुंतकिल करना है, यही वो मेज़बान जानदार है। और ये दिलचस्पी का जीन है जो कि इंसान के क्रोमोसोम से अलग किया गया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस एंजाइम के जरिए। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है। ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, गुलाबी रंग का जो गोल सा नजर आ रहा है। इस बैक्टीरिया में क्रोमोसोम के अलावा एक और गोल सा डीएनए आपको नजर आ रहा है, नीले रंग का। ये जो क्रोमोसोम के अलावा, क्रोमोसोम भी डीएनए ही है। बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो डीएनए है बैक्टीरिया का, जो कि गोल सा होता है। जबकि बैक्टीरिया में क्रोमोसोम के अलावा एक और आपको नीले रंग का जो डीएनए नजर आ रहा है, इसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड है। बैक्टीरिया में क्रोमोसोम के अलावा एक और छोटा सा, क्रोमोसोम से छोटा का एक और आपको नीले रंग का डीएनए गोल सा नजर आ रहा होगा, उसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से बाहर निकाला जाएगा। बाहर निकालने के बाद इस प्लाज्मिड को काटा जाएगा और वो वाला एंजाइम जो प्लाज्मिड को काटेगा उसे एंडोन्यूक्लिएज कहेंगे। इसको यहाँ से काटा जाएगा ताकि इसके अंदर दिलचस्पी का जीन डालने की जगह बने। तो ये जो प्लाज्मिड पूरा था, इसको हमने यहाँ से काटा। प्लाज्मिड को काटने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ वो एंडोन्यूक्लिएसिस ही था। तो जैसे ही प्लाज्मिड को थोड़ा सा काट देंगे और उसके अंदर दिलचस्पी के जीन के आने के लिए जगह बन जाएगी, तो इस दिलचस्पी के जीन को इस प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया जाएगा और इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो दिलचस्पी का जीन था, ये इंसुलिन जीन था और ये इंसान का जीन था। इसको बैक्टीरिया के साथ जोड़ने के लिए भी, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम की ज़रूरत है, उसे लाइगेज एंजाइम कहते हैं। लाइगेज एंजाइम ये जोड़ने वाला एंजाइम है, जबकि जो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये काटने वाला एंजाइम है। तो ये जो दिलचस्पी का इंसान का इंसुलिन का जीन था, ये प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया गया और प्लाज्मिड के साथ इस जीन को जोड़ने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ उसे लाइगेज कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक है एंडो न्यूक्लियस जो कि काटने वाला था और दूसरा जो जोड़ने वाला एंजाइम है वो है लाइगेज। तो लाइगेज इस दिलचस्पी के इंसानी इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो ये दूसरा मरहला था जिसमें प्लाज्मिड के अंदर या वेक्टर के अंदर इंसान के इंसुलिन जीन को डाल दिया गया। अब ये जो आपके सामने डीएनए मौजूद है, ये दो अलग-अलग किस्म के जानदारों के मिलने से बना है। इसमें एक तो बैक्टीरिया का डीएनए, प्लाज्मिड बैक्टीरिया का डीएनए है। ये जो मैंने आपको बताया था, ये क्रोमोसोम के अलावा डीएनए होता है बैक्टीरिया का। जबकि जो इंसुलिन छोटा सा टुकड़ा है जीन, ये इंसान के डीएनए का छोटा सा टुकड़ा है। तो इंसान के डीएनए के टुकड़े को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये दो अलग-अलग किस्म, दो अलग-अलग जानदारों के डीएनए के टुकड़ों
के मिलने से जो डीएनए बनता है इसे रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है इसकी हम तारीफ कर लेते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए ये कौन सा डीएनए होता है जब दो अलग-अलग किस्म के जानदारों के डीएनए एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो जो नया डीएनए बनता है उसे रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है? ये प्लाज्मिड ही है। कौन सा प्लाज्मिड? जिसमें दिलचस्पी का जीन जुड़ चुका है। तो जब दिलचस्पी का जीन प्लाज्मिड के साथ जुड़ जाता है तो इसे कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। वेक्टर, ये वेक्टर या प्लाज्मिड का डीएनए है। प्लाज्मिड वेक्टर की ही मिसाल है। वेक्टर का डीएनए दिलचस्पी के जीन के साथ जुड़ कर रिकम्बिनेंट डीएनए बनाता है। जो बकिया मराहिल हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के वो आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के दो बुनियादी मराहिल पढ़े जिसमें दिलचस्पी के जीन को अलहदा करना और उस जीन को वेक्टर में डालना शामिल था। और हमने जाना कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस क्या होते हैं, लाइगेज क्या होते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है और वेक्टर क्या होता है और कैसे दिलचस्पी के जीन को वेक्टर में डाला जाता है, या तो वो प्लाज्मिड वेक्टर के तौर पर काम करता है या बैक्टीरियोफेज। आने वाले लेक्चर में बकिया 3 मरहलों पर भी रोशनी डालेंगे। अल्लाह हाफिज़।